अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। डॉन लीक्स की रिपोर्ट का मामला 2 दिनों से कौमी मामलात और सियासत पर छाया हुआ है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कम अज कम इस मामले पर मामूल पर नजर नहीं आ रहे। ये तनाज़ा आगे भी बढ़ सकता है और फौज को अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के दबाव का सामना है। डॉन लीक्स का मामला फौज के लिए बहुत अहम है। पाक फौज इस मामले में बहुत हसास दिखाई दे रही है। डॉन लीक्स का मामला गुज़िश्ता साल अक्टूबर में सामने आया। चंद हफ्तों बाद फौजी क़यादत बदल गई, मगर इस मामले पर मौक़िफ़ नहीं बदला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर कमान संभालने के बाद से दबाव है और ये दबाव खुद आर्मी के अंदर से है। 17 जनवरी को बरतानवी अखबार में शाया होने वाली पाकिस्तानी सहाफ़ी और टीवी शो के मेज़बान वजाद सईद खान के आर्टिकल में लिखा गया कि हल्फ उठाने के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें रिवायती तौर पर फौजी अफसरान नए आर्मी चीफ से खुलकर बात करते हैं। नए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इस डिनर में गैर मामूली सवालात का सामना करना पड़ा। फौजी अफसरान ने आर्मी चीफ से नून लीग के रहनुमा के मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से दिए गए बयान और वजीर आला पंजाब और साबिक DG ISI के दरमियान तल्ख जुमलों के तबादले की खबर पर भी शिकायत की और उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया था। इस पर शिकायत हुई और ये जो डॉन लीक्स का मामला था, इस पर शिकायत हुई और अस्करी ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि आप लोग अपना काम करें और मुझे मेरा काम करने दें। आर्टिकल में मजीद लिखा गया है कि फौजी अफसरान और आर्मी चीफ के दरमियान बातचीत को लीक करने से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस मामले पर आर्मी चीफ को कितने दबाव का सामना करना पड़ेगा। इस खबर की फौजी तर्जुमान और किसी भी अस्करी ज़राए से तरदीद नहीं आई। यह आर्टिकल छप गया, यानी ये बात दुरुस्त है कि फ़ौज के जवानों में डॉन लीक्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और वो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने अपने ही आर्मी चीफ को बताए भी और उनके आगे बयान भी किए। 9 मार्च को होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के ISPR की प्रेस रिलीज जारी हुई उसके बाद, जिसमें ख़ास तौर पर जिक्र किया गया कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में डॉन लीक्स का मामला भी ज़ेर गौर आया। और इसके अलावा जब एक ख़ास तौर से जिक्र हुआ, जब इसकी एक प्रेस रिलीज आई और फिर इसके अलावा मज़ीद तफसीलात नहीं दी गई, मगर मार्च को होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी डॉन लीक्स के मामले पर गौर किया गया। और जब डॉन लीक्स का मामला सामने आया उस वक्त भी 14 अक्टूबर 2016 को फौज का सबसे सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा ने तशवीश का इजहार किया कि वज़ीर आज़म हाउस में अहम सिक्योरिटी मीटिंग के बारे में गलत और मनगढ़ंत खबर फीड की गई। फीड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि शुरा का ख्याल है, यानी कोर कमांडर्स का ख्याल है कि यह कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी है। अब डॉन लीक सामने आने के बाद से फौज की तरफ से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और इस मामले पर कुछ दिन पहले सिविल मिलिट्री तनाज़े ने भी जन्म लिया, यानी मौजूदा तनाज़ा सामने आने से पहले ही एक तनाज़ा जन्म ले चुका था। और उस वक्त वो तनाज़ा एक वज़ीर के दरमियान और DG ISPR के दरमियान मिसकम्युनिकेशन का लगता था। अब मगर ये बात हो रही है कि ये तनाज़ा कहीं सिविल और बस्करी क़यादत के दरमियान जो मामलात हैं उसकी ख़राबी का बाइस ना बन जाए। इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मौजूद थे। चौधरी निसार ने डॉन लीक्स की रिपोर्ट लेट होने की वजह यह बताई कि कमेटी में इत्तफ़ाक़ राय नहीं, मगर DG ISPR ने इत्तफ़ाक़ राय ना होने के तासुर को मुस्तरद कर दिया और फिर चौधरी निसार की तरफ से जवाब में सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, जिसके बाद खामोशी हो गई। चौधरी निसार साहब ने कहा कि उस वक्त ये DG ISPR थे ही नहीं, तो उनके इल्म में ये बात नहीं होगी कि कंसेंसस का असल मामला क्या था। अंदरूनी ही नहीं, बैरूनी दबाव भी नजर आ रहा है। बाद सियासतदानों की तरफ से भी डॉन लीक्स की इंक्वायरी रिपोर्ट पर सवालात उठाए गए। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि फौज के अपने इदारे के अंदर से सवालात उठ रहे थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से जब पैनामा लीक्स की JIT का सवाल हुआ, जो कि कोर्ट के हुक्म पर बनी है, जिसमें सिविल इदारों के अलावा ISI और MI यानी अस्करी इदारे भी शामिल होंगे, और ये सवाल किया गया कि इसका मतलब है कि आपको शक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 2 इदारे उस तरीके से तो वज़ीर आज़म की नहीं सुन रहे होंगे या मैनेज नहीं होंगे जो आपका तासुर है। तो उन्होंने डॉन लीक्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए और ये कहा कि डॉन लीक्स मैनेज हो गई है तो ये JIT भी मैनेज हो सकती है। ये इंप्रेशन दे रहे थे, कैसे लगा? डॉन लीक्स में जो जजमेंट आई है इसमें ISI भी थी और MI भी थी और हमारे कोई भी इस वक्त इस जजमेंट को नहीं मानता कि लगता है ऐसे है कि मैनेज हुई है। उन्होंने क्यों कहा डॉन लीक्स में कि जी कंसेंसस बन रहा है और कंसेंसस जो रिजल्ट आया वो लोग मान नहीं रहे, क्योंकि अगर आपने यही कहना तो ये पहले कर देते। और इस अंदरूनी और बैरूनी दबाव के माहौल में वो हुआ जो आपने हफ्ते के दिन देखा। JIT में ISI और MI के अराकीन भी होंगे जो कि पनामा के मामले पर बनाई गई है। अगर इदारों पर इसी तरह तनकीद होती रही, उन पर दबाव डाला गया और साथ साथ अगर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात नॉर्मल ना हुए
जो जैसा कि हफ्ते के मामले के बाद नज़र आता है, जिस तरीके से वज़ीर आज़म के अब एक डायरेक्टिव को रिजेक्ट किया गया SPR के ट्वीट की तरफ से, तो फिर पनामा लीक्स की GIT भी मुतनाज़ होती नज़र आती है दोनों तरफ से, चाहे वो हुकूमत के ख़िलाफ़ फैसला दे उस सूरत में भी, और अगर फैसला वही आ जाए जो कि बाकी 4 इदारे दे रहे हों और ISI और MI के नुमाइंदे अगर उससे एग्री कर जाएँ, तो भी इमरान खान साहब के बयान से वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि GIT का जो फैसला होगा वो गैर मुतनाज़ नहीं होगा, और सिर्फ इस बात को तस्लीम करते हुए कि इसमें ISI और MI के लोग थे, लाजमी नहीं है कि ये सारे के सारे जो सियासतदान हैं, चाहे वो नून लीग की तरफ से हो या तहरीक इंसाफ की तरफ से हो, उस GIT की रिपोर्ट को आसानी से कबूल कर लेंगे, जो माहौल पैदा हो गया। बहरहाल इस बड़े तनाज़े का हल एक इकदाम में छुपा हुआ है। हुकूमत डॉन लीक्स की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाए, रिपोर्ट सामने नहीं आ रही, इसलिए पहले कयास राइयाँ हुई, अफवाहों ने जन्म लिया, सच्ची झूठी खबरें फैलाई गईं, और अब सिविल मिलिट्री तनाज़ा खड़ा हो रहा है। ये बात अपनी जगह तय है कि अहम इदारों के बीच राबते का जरिया ट्विटर नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, ट्वीट्स के जरिए नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर हसास मामलों पर। डॉन लीक्स इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट को सामने लाया जाए, सारे सवाल खुद ही दम तोड़ देंगे। ये बात समझ से बालातर है कि जब मामला इतना हसास है, हुकूमत की तरफ से वादा भी किया गया था, तो डॉन लीक्स की रिपोर्ट को हुकूमत पब्लिक क्यों नहीं करती? एक डायरेक्टिव अगर वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से आया जिसमें भी कंट्रोवर्सीज मौजूद हैं, बजाय इसके पूरी रिपोर्ट को क्यों नहीं पब्लिक कर दिया गया ताकि वो सवालात ना पैदा होते जो पैदा हो गए। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की ट्वीट में कहा गया कि ये मुकम्मल सिफारिशात नहीं, यानी सिफारिशात कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक नहीं। अगर सिफारिशात नामुकम्मल हैं तो जवाबदही हुकूमत की बनती है कि सिफारिशात नामुकम्मल क्यों हैं। ये सवाल भी पैदा होता है कि नामुकम्मल सिफारिशात सामने क्यों और कैसे आईं, क्या वजह थी कि इनको सामने लाया गया। इसकी जवाबदही भी वज़ीर आज़म हाउस ही की बनती है, और अगर ये सिफारिशात ही मुकम्मल सिफारिशात हैं तो फिर सिफारिशात को रद्द करना नाकाबिल फ़हम होगा। अगर वज़ीर आज़म हाउस की या मुल्क की सिविल और अस्करी क़यादत की कोई अंडरस्टैंडिंग थी, उस अंडरस्टैंडिंग के बरक्स मामला हुआ है, तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा लाजिम होगा। तो फिर आर्मी चीफ को इस मामले को देखना होगा कि ISPR ने क्या ट्वीट में जल्दबाजी कर दी। उससे पहले उन्हें देख लेना चाहिए था कि असल में ये जो डायरेक्टिव है इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, क्योंकि ट्वीट से पहले मुतालिका इदारे और हुक्काम से क्या राब्ता आपस में नहीं किया गया था। DG ISPR ने ऐसे ही ट्वीट कर दिया, या उससे पहले वजारत दाखिला से या वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से मुकम्मल तौर पर जानकारी मालूमात हासिल की गई थी कि क्या रिपोर्ट सामने आई। तो रिपोर्ट सामने आना वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से बहुत ज़्यादा लाजमी है ताकि इस बात का तयन हो सके कि कसूरवार कौन है। ये कोई आम मामला नहीं है, सिविल हुकूमत और अस्करी इदारे दोनों की साख का मामला है, और आगे जाकर ये मामला मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है और दूसरे मामलात पर असरअंदाज हो सकता है। हालिया तनाज़ा एक हिदायतनामे के बाद शुरू हुआ जिसे नोटिफिकेशन समझा गया और एक तनाज़े ने जन्म लिया। चंद घंटों में हिदायतनामे के इजरा, फिर ISPR की ट्वीट और फिर वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के बयान ने डॉन लीक्स के मामले पर क़यादत में कशीदगी पर एक जो पर्दा पड़ा हुआ था उसे उठाया, या फिर कह लीजिए कि उसे जन्म दे दिया। और हफ्ता 29 अप्रैल को वज़ीर आज़म हाउस से एक हिदायतनामा जारी किया गया जिसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म ने डॉन लीक्स की इंक्वायरी कमेटी के 18वें पेरे की मंजूरी दे दी है, और डॉन अखबार के एडिटर और रिपोर्टर का मामला ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के सुपुर्द कर दिया जाए कि वो एक्शन ले। इसके अलावा लिखा गया कि APNS से कहा जाए कि वो प्रिंट मीडिया के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक तश्कील दे, ख़ास तौर पर प्रिंट मीडिया के लिए मुल्क की सलामती के मामलात पर रिपोर्टिंग के हवाले से क़वाइद व ज़वाबित का तयन करे, और साथ ही इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कौमी अहमियत और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात पर खबरें सहाफ़त के बुनियादी और इदारती उसूलों के खिलाफ शाया ना हो। इसके अलावा नोटिफिकेशन में वजारत इत्तलात और नशरियात के प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर, या फिर इसको डायरेक्टिव कह लीजिए, के जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया, और फिर इस डायरेक्टिव में वज़ीर आज़म के मामले खसूसी तारिक फातमी को दिया गया ओहदा भी वापस लेने का कहा गया, और इस हवाले से ये जारी हो गया, जबकि मज़ीद इक़दामात मुतल्लिक़ा वजारतें और डिवीज़न लेंगी। मतन बता रहा है कि ये हिदायतनामा था और बाद में चौधरी निसार साहब की तरफ से भी बात की गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन नहीं था, नोटिफिकेशन तो वजारत दाखिला जारी करेगी, मगर सवाल यह है कि जो बात हतमी नहीं थी इसको लीक क्यों किया गया, इसे मीडिया के सामने क्यों लाया गया, फिर हतमी तौर पर जो वजारत दाखिला ने करना था उसे आवाम के सामने लाया जाता, किसने किया, किस मकसद के तहत किया। मीडिया में एक अलग ही बहस छिड़ गई। इस हिदायतनामे के सामने आते ही कुछ ही देर में DG ISPR का मुतादिर ट्वीट भी सामने आ गया जिसमें रिवायत के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया कि डाउन की खबर के हवाले से जारी होने वाला नोटिफिकेशन नामुकम्मल है और इंक्वायरी बोर्ड के सिफारिशात के मुताबिक भी नहीं, इस नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं। पाक फौज के तर्जुमान ने वज़ीर आज़म के मुबैना नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया। सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई।
इसके बाद वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार सामने आए और वाजे किया कि नोटिफिकेशन वजारत दाखिला जारी करेगी। जिसको नोटिफिकेशन बना के पेश किया जा रहा है वो रेफरेंस है टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इन ल्यू ऑफ द ब्रीफिंग दैट आई हैव गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर। नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से होना है और नोटिफिकेशन हूबहू वो ही होना है जो रिकमेंडेशंस हमें कमेटी में आई हैं। मेरे परसों का बयान, परसों शाम का बयान ऑन रिकॉर्ड निकाल लें जिसमें मैंने कहा था कि वजीर आजम ने कमेटी की रिकमेंडेशंस मन कबूल की हैं, उन पे अमल करने की वजारत दाखिला को हदायत की है। ये शोर क्यों है बरपा खुदा ही जाने। और मेरा ख्याल है कि ये हम इस कौम से ज्यादती करें, मॉन्यूमेंटल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं और हम ट्वीट से मामलात को हैंडल करते हैं, ये बहुत बदकिस्मती है। नोटिफिकेशन अगर है तो अब तक फिर जारी क्यों नहीं हुआ? अगर वो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जो जारी हुआ वो नोटिफिकेशन नहीं है, वो डायरेक्टिव है, तो जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ है? अलबत्ता वफाकी वज़ीर दाखिला ने सख्त ज़बान में की गई ट्वीट के जवाब में सख्त ज़बान इस्तेमाल की। चौधरी साहब ने कहा कि ट्वीट्स जमहूरियत के लिए ज़हर कातिल हैं। मैं समझता हूँ ये जो ट्वीट्स होती हैं किसी तरफ से भी होती हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के सिस्टम, इंसाफ, उसके लिए ज़हर कातिल है। इदारों में ट्वीट्स के ज़रिए एक दूसरे को मुखातिब नहीं किया जाता। चौधरी साहब वाहिद वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर जो बाकायदा तौर पर सामने आए इस ट्वीट के बाद और इसके हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया, वरना हुकूमत इस हवाले से चाहे वज़ीर आज़म हाउस हो या दूसरे मामलात हों या फिर इनके अपने ट्विटर अकाउंट्स हों, वो खामोश दिखाई देते हैं। उनका अपना क्या मौक़िफ़ है नज़र नहीं आ रहा। इदारों के दरमियान राब्ते ट्वीट्स के ज़रिए नहीं किए जाते। ये मामला बहुत हसास है, इसकी हसासियत को कौमी इदारों को भी समझना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया कि पैरा 18 की जो सिफारिशात की मंजूरी के हिदायतनामे के साथ एक और लेटर भी जारी किया गया, दोनों को एक साथ पढ़ा जाए। ये जो नोटिफिकेशन है ये बेसिकली जो रिकमेंडेशंस हैं पैरा 18 की, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया है, उसके बाद जो एक्शंस लेने हैं, ये नोटिफिकेशन एक्चुअली फर्दर एक्शंस के लिए है। उसमें पहला सेंटेंस यही है कि प्राइम मिनिस्टर इज प्लीज टू अप्रूव द रिकमेंडेशन इन पैरा 18 ऑफ द रिपोर्ट। तो वो पूरे का पूरा जो है वो साथ पढ़ना चाहिए और उसके बाद आप जब पढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ एक्शन रिक्वायर्ड है उसके लिए आज जो है वो भी उसका ऑर्डर भी इशू हो गया। तो बेसिकली जो एक डॉक्यूमेंट को पढ़ने से आपको क्लियर नहीं होगा, आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स इकट्ठी पढ़नी पड़ेगी। जो कह रहे हैं इसहाक़ डार साहब के दोनों डॉक्यूमेंट इकट्ठे पढ़नी पड़ेंगी, क्या DGI-SPR ने दोनों डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे पढ़े बगैर ही ट्वीट कर दिया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया डायरेक्टिव उसको मुस्तरद कर दिया, या बात कुछ और है? और ये बात फिर आवाम को बताई कैसे जाएगी जो हफ्ते से इस सारी की सारी क़यासराइयाँ देख रहे हैं? एक ऐसा ट्वीट जो कि दुनिया भर में इसको रीट्वीट भी किया गया, इसके हवाले से बात भी की गई कि सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि पाकिस्तान में जो DGI-SPR हैं, जो फ़ौज के तर्जुमान हैं, वो पाकिस्तान ही के वज़ीर आज़म की तरफ से जो जारी किया गया डायरेक्टिव है उसे मुस्तरद कर सकते हैं। ज़ाहिर है इस पर बहुत ज़्यादा बातें की गई। अब तक जो सूरत हाल बन रही है इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि जो हिदायतनामा सामने आया वो मुकम्मल नहीं। तो फिर नामुकम्मल हिदायतनामे पर इतना सख्त रद्द-ए-अमल क्यों? फ़ौज को आखिर शिकायत क्या है? क्योंकि इस तरह से गैर रिवायती अंदाज इख्तियार किया गया। सवाल ये भी है कि मुकम्मल सिफारिशात और रिपोर्ट कब सामने आएगी? जिस रिपोर्ट के 18वें पैरा का जिक्र हो रहा है, इसके दीगर पैराज में क्या है? ये हुकूमत क्यों नहीं बता देती? उसको छुपाए हुए क्यों है? वजाहत ज़रूरी है, मगर ये बात अब तक किसी ऑफिशियल के तरफ से सामने नहीं आई। वज़ारत इत्तलात खामोश है, वज़ीर आज़म हाउस भी खामोश है और सवाल ये भी उठता है कि अगर ये मुकम्मल सिफारिशात हैं तो फिर सिविल और अस्करी ताल्लुकात कहाँ खड़े होंगे? ये बात भी अहम है कि इंक्वायरी कमेटी ने जो भी रिपोर्ट तैयार की है, जो भी सिफारिशात लिखी हैं, जो कुछ भी है वो सामने लाया जाए ताकि सियाह सफ़ेद सब सामने आ जाए। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने ना आने की वजह से तनाज़ा बढ़ता है, आज जन्म लेते हैं और अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं। कुछ दिनों पहले अमरीकी अखबार में साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी का आर्टिकल छाया हुआ, जिसके बाद इल्ज़ाम तराशियों का खेल शुरू हो गया। मुख्तलिफ दस्तावेज़ात सामने आई, जिसके बाद फिर सवाल उठा कि अमरीकियों को वीज़े किसने जारी किए? सिविल हुक्काम ने खुद से किए या फिर सिविल और अस्करी हुक्काम की मुशावरत से वीज़े जारी किए गए? उस वक्त भी ये बात सामने आई कि अगर एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट सामने आ जाए तो ये इल्ज़ाम तराशी और तनाज़ा खुद ही ख़त्म हो जाएगा। जब तक मुकम्मल तहकीकात के बाद तैयार की गई रिपोर्ट सामने नहीं आएंगी, तनाज़ा, क़यासराइयाँ, सवालात उठते रहेंगे। तो जो एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट के साथ हो रहा है, क्या डॉन लीक्स की रिपोर्ट के साथ भी हुकूमत ने यही करना है, या ये रिपोर्ट अवाम के सामने रखनी है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, क़यासराइयाँ ना हो, इदारों के दरमियान इख्तलाफात ना हो, अवाम को सब साफ पता चले? हुकूमत डॉन लीक्स इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने लाए, हुकूमत एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट सामने लाए ताकि हक़ाइक़ सामने आए। इस हवाले से हुकूमत क्या सोच रही है और ये सारा का सारा
मामला हुआ कैसे, ये हम जानेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब मौजूद होंगे, क्योंकि जाती उमरा में होने वाली वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जहां हुकूमती बड़े सर जोड़कर बैठे थे, और इस इजलास के हवाले से मीडिया में बहुत कुछ रिपोर्ट हो रहा है। ज़राए के मुताबिक 2.5 घंटे तक जारी रहने वाले तवील गैर रस्मी मुशावरती इजलास में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार, हमदा शहबाज और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने शिरकत की। रोज़नामा डॉन ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि इजलास में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इसहाक़ डार और चौधरी निसार को फ़ौज से रब्ता करने और इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में लिए गए एक्शन पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने का टास्क सौंपा है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी इस काम में इन दोनों वज़रा की मदद करेंगे। ज़राए के मुताबिक इस मामले पर सिविल और अस्करी क़यादत के दरमियान आइंदा 24 घंटों में मुलाकात भी मुतवक्के है, और ज़राए ये भी दावा करते हैं कि इजलास के कुछ शुरका इस बात पर रजामंद हैं कि मंगल 2 मई को तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखते हुए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। इस अहम इजलास से मुताल्लिक जारी होने वाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि इदारों में मुहाज़राई नहीं होनी चाहिए, तमाम इदारे मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और उनके रुफ़क़ा ने इत्तफ़ाक़ किया कि जो भी फैसला होगा जमहूरियत की मजबूती के लिए होगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो नज़रसानी करके नोटिफिकेशन दोबारा जारी किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह कि अब इस इजलास से मुताल्लिक कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। मीडिया में ये भी खबर आ गई, उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस खामोश, उसके बाद वज़ीर इत्तलात खामोश। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की बजाय मरियम नवाज़ साहिबा ने इसकी वजाहत की। उनकी जानिब से वजाहत का ट्वीट सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि मुशावरती इजलास के बाद नवाज शरीफ से मंसूब तमाम बयानात गलत हैं। वज़ीर आज़म ने किसी को कोई टास्क नहीं दिया। अब एक अहम इजलास हो, उसकी ना हुकूमत बताए, ना वज़ीर आज़म हाउस बताए, ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बताएं, और मरियम नवाज़ साहिबा ट्वीट कर रही हों। फिर जब दूसरे मामलात में मरियम नवाज़ साहिबा कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होती हैं कि ये तो इजलास में थी नहीं, फिर ये इनके ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, नून लीग का डिफेंस ये होता है, तो बात सामने आती है कि हुकूमती बयानात हुकूमती सतह पर क्यों नहीं जारी होते, मरियम नवाज़ साहिबा या कोई और जारी क्यों कर रहा है। मामला कहाँ जाएगा, राना जवाद साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये हुआ क्या, एक पैरा मिसिंग, उसको पढ़ लें, दूसरे पैरा को पढ़ लें, ये मिसकम्युनिकेशन किस लेवल पर हो गई, कैसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी दोनों इदारों के दरमियान, एक ट्वीट हो गया, जवाब में सख्त जवाब आ गया चौधरी साहब का, ये क्या हुआ सारा मामला? मेरा ख्याल है शाहजेब, इसमें बुनियादी बात ये हुई है कि जो एक ब्यूरोक्रेसी की टीम होती है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स को उन्होंने फॉलो करते हुए कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टिव होता है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए होता है, और उसके अंदर एक्सप्लेनेशन अटैच नहीं होती हैं, वो रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ के पास जाती हैं, और ये फिर उनकी पेरूजल के लिए होता है, उनके पढ़ने के लिए होता है, जिसकी बुनियाद पे वो चार्जशीट फ्रेम करके उनको सेपरेट करते हैं या उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। तो ये जब प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टिव देते हैं तो उसके साथ ये लवाजमात साथ नहीं होती हैं। अब जाहिर है ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ा चीज़ थी, और उस पर दोनों तरफ से ठनी भी हुई थी और तनाव भी बहुत था, और एक तरह से एक पूरे मुल्क में ये था कि शायद इस पर कोई कंप्रोमाइज़ होने जा रहा है। आर्मी की लीडरशिप इस पर परेशान भी थी। परेशानी से मुराद ये है कि उनकी अपनी एक कंस्टिट्यूंसी है, उसके ऊपर उनका प्रेशर भी था। बहुत सारी खबरें आ रही थी कि जो लंगर कप भी ये चल रही थी कि इस चीज़ का दबाव है। कुछ खुद साख्ता फ़ौजी तर्जमान सहाफ़त में भी हैं जो कह रहे थे कि कोई डील हो गई है, ये बड़ा ज़बरदस्त होगा, मुकमुका हो गया है। इस सारे तनाजुर में वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से एक डायरेक्टिव चला गया। उस डायरेक्टिव में ऐसा पढ़ने से ये कहा गया कि जो सिफारिशात का सफ़ा है उसको मंजूर कर लिया है, और उसके बाद ये 4 स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप रिकमेंड कर दिए। अब उसमें जो बुनियादी बात थी रिकमेंडेशन में, उसके साथ वो सफ़ा अटैच होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर उसकी एक्सप्लेनेशन यह है कि वो ज़रूरत नहीं थी उसकी, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने हैंडल किया सारी इंक्वायरी को, ये उनका काम था। अब इस सारे हेस्ट में आप देखें कि उनकी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उधर भी प्रेशर गया, उन्होंने फिर उसको रिएक्ट किया 1 घंटे के बाद, और उन्होंने कहा कि इस तरह की फॉर्म में ये रिजेक्टेड है। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन है ये बुनियादी तौर पे उन दबाव के नतीजे में है जो दोनों अपनी अपनी जगह पे महसूस कर रहे हैं। मतलब वो दबाव होगा, मगर अगर दबाव इतना है तो वजीर आजम, जब चौधरी साहब खुद कह रहे हैं कि जो वजीर आजम हाउस की जानिब से आया वो डायरेक्टिव है, नोटिफिकेशन हमने करना है, तो वजीर आजम हाउस को ये बात मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भेजनी थी ना, ये मीडिया पे क्यों रिलीज कर दी? तो यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन की वजह तो वजीर आजम हाउस हुआ कि उनकी तरफ से ये सारा का सारा मामला किया गया। अगर मजीद तफसीलात बताएं कि DGISPR को कितना पता था, कितना नहीं पता था ट्वीट से पहले, तो मामला तो और क्लियर होंगे। मगर जब खुद वजीर दाखिला कह रहे हैं तो फिर तो वजीर आजम हाउस की जिम्मेदारी थी कि मीडिया को ना बताते बल्कि रेलिवेंट डिपार्टमेंट को भेजते और वो नोटिफिकेशन जारी करता और वो इसको पब्लिक करता।
ये हो सकता था शाहजेब कि अगर ये इंफॉर्मेशन दी जाती सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर को और रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज़ को कॉपी की जाती और बाकायदा इसको रिलीज़ ना किया जाता प्रेस में, तो शायद ये बात इस हद तक ना बढ़ती। लेकिन अब जाहिर है दोनों ओपन में आ गए हैं और ये बात भी इसमें इम्पॉर्टेंट है शाहजेब कि वो तासुर जो था कि आर्मी एक सेकंड फिडल के तौर पे काम कर रही है, वो तासुर भी ज़ाया हो गया और उन्होंने बड़े धड़ल्ले से आके कि भी हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम स्टेक होल्डर हैं, हम नहीं मानते आपकी बात। मतलब वो तासुर ज़ाहिर हुआ, मगर ये इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स में अगर दो इदारे पाकिस्तान के और सिविल और अस्करी इदारे अगर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर की बुनियाद पर रिएक्ट कर रहे होंगे तो ये फिर ताल्लुकात किस लेवल पर जाएंगे? इसको नीचे और नॉर्मलाइज पर करने की कोशिश हो रही है दोनों की तरफ से। ज़ाहिर एक सख्त ट्वीट हुआ, फिर हुकूमत ने स्टैंड लिया, चौंसार साहब का भी बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ था। अब क्या वज़ीर आज़म हाउस में कोई कंसल्टेशन हो रही है? नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, उसकी तरदीद भी आगे कुछ हो रहा है कि दर्जा हरारत को नीचे लाया जाए? शाहजेब कंसल्टेशन तो उन्होंने रायवेंड में की और मेरा ख्याल है कि रिजॉल्व यही है कि टेम्परेचर को नीचे लाया जाए क्योंकि और बड़े मसाइल हैं सामने। और इसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस का और पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने मिनोअन वही किया है जो रिकमेंडेशन थी, उसमें कोई रद्दबदल नहीं है, उसमें कोई हैंकी पैंकी नहीं है, कोई डंडी नहीं मारी। और दूसरी तरफ आर्मी का भी आप देखें कि फ़ौजी तर्जुमान का बयान आया रिजेक्शन का, चौधरी निसार ने बड़े धड़ल्ले से और खड़ाक के साथ उनका जवाब दिया और कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इससे जमहूरियत जो है उसको नुकसान होगा, ज़हर कातिल है। उसके बाद आर्मी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया उसका और हुकूमत की तरफ से भी खामोशी है। उस वक़्त तक ये ठहराव मुझे लगता है कि बरकरार रहेगा जब तक कि ये फ़ैसला जो अगर गवर्नमेंट ने किया है कि रिकमेंडेशन जो है उसको सामने लाया जाए। अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री कल या परसों नोटिफिकेशन करती है JIT की रोशनी जो रिपोर्ट है उसके हवाले से, तो उसमें वो अगर सफ़ा 7 लग जाता है जिसमें टोटल रिकमेंडेशन है तो ये तूफ़ान फिर वाक़तन टल जाएगा। और अगर वो नहीं होता और वो कन्फ्यूजन रहती है और जो 2 मेजर पॉइंट्स हैं कि परवेज़ रशीद साहब के ऊपर जो झगड़ा उनका था कि अगर डी नोटिफाई किया था तो वज़ीर आज़म के डायरेक्टिव में लगता है कि वो दोबारा रिस्टोर हो जाएंगे, एक तो वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तारिक फ़ातमी साहब को किस सूरत में उन्होंने क्या उनको भी डी नोटिफाई करने का कहा था या सिर्फ ये कहा था कि पोर्टफोलियो चेंज करें, वो भी सामने आ जाएगा। तो जब ये नोटिफिकेशन के साथ इंटीरियर मिनिस्ट्री के वो रिकमेंडेशन का सफ़ा आ जाएगा ना शाहजेब, तो उसके बाद ये तूफ़ान अगर तो वही है 100% जो उन्होंने कहा है तो होगा, अगर उसमें गड़बड़ दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाएगी, दोबारा से लड़ाई। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो और इस मामले को सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर रिजॉल्व कर ले। बहुत शुक्रिया नवाज साहब। हमने कोशिश की हुकूमती मुख्तलिफ वज़रा से बात करने की, मगर आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, मगर नून लीग के वज़ीर इत्तलात हों या दूसरे वज़रा हों या फिर सीनियर लीडर्स हों, कोई इस मामले पर बात करने को तैयार नज़र नहीं आता। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब के अलावा कोई है नहीं जो इस पर कोई पोजीशन लेता नज़र आए या मीडिया से बात करता नज़र आए। वो इस पर बात कर रहे हैं और उन्हीं की तरफ से की गई थी और आज हमने बड़ी कोशिश की कि कोई दूसरे वज़रा आएँ। हमने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब से बात किया, वज़ीर मुमलिकत भी हैं, कि आप इस वक्त क्या मौक़िफ़ रखते हैं। जब ये वाक़या हुआ सारा तो ये काबुल में थे, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ वापस आए हैं। कादिर बलोच साहब बहुत शुक्रिया साहब। अब सारी सूरत हाल आपने देखी होगी, ज़ाहिर उस वक्त आप काबुल में थे, वापस आने के बाद अगर आपने सिचुएशन एनालाइज़ की हो, ट्वीट हो गया, फिर वज़ीर दाखिला का भी बयान सख्त सामने आ गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आती है, क्या सोच रही है हुकूमत, किस तरीके से इस मसले को अब रिजॉल्व किया जाना चाहिए आपकी नज़र? हम वहाँ पर काबुल में थे, वहाँ पर कोई चीज़ हमें सही बातें वहाँ पर समझ नहीं आई, सिवाय इस बात के कि एक रिजेक्शन आई थी ISPR की एक नोटिफिकेशन के बारे में, और बाद में फिर ये बात भी की गई कि नोटिफिकेशन हुआ नहीं था, अभी तक नोटिफिकेशन होनी है। और फिर चौधरी निसार का बयान आया कि जो नोटिफिकेशन की जानी थी उसके ऊपर एग्रीमेंट था और एग्रीमेंट आर्मी चीफ के दरमियान में और प्राइम मिनिस्टर के, और वो डिस्कस किया गया था कि किस किस्म की नोटिफिकेशन की जानी है। तो साहब अब ये बताइएगा कि ज़ाहिर आपने फ़ौज में भी सर्व किया, कोर कमांडर रहे, लेफ्टिनेंट जनरल आप रिटायर हुए, फिर आप नून लीग के भी साथ हैं, अहम वज़ीर भी हैं उनके। आपके ख्याल में ये मामला किस लेवल पर मिसहैंडल हुआ है? वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से डायरेक्टिव का मामला हो या फिर जिस ज़माने में आप ज़ाहिर फ़ौज में थे उस वक्त ट्विटर नहीं होता था कि पब्लिकली वज़ीर आज़म मुल्क के वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ मुस्तरद कर रहे हैं, DG ISPR, इस किस्म के मामला ट्विटर नहीं था तो हुए भी नहीं थे कभी। तो इस सारी चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी ये जो मैं सच्ची बात यह है कि ट्वीट वाली कहानी मेरे अपने समझ नहीं आती है कि ये क्या भला है और कैसी है और क्या 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 जा सकता है। बहरहाल खैर इतना मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बारे में इतना ये कहूँगा कि
इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट। ये चीज़ें ना सिविल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए थी, ना आर्म फोर्सेस की तरफ से इस किस्म का रिएक्शन आना चाहिए था। और बुनियादी तौर पर रिक्वायरमेंट इस बात की है कि आर्म फोर्सेस जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं उनकी ये कार्रवाई जारी रहता है और जारी रहना चाहिए। दे आर डूइंग ए बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं। और मीडिया के सामने जब इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, उसके ऊपर डिस्कशन जब किया जाता है, तो फिर आर्म फोर्सेस का इमेज इतना ज़रा थोड़ा सा आवाम के सामने या पब्लिक के सामने उसमें उसके ऊपर असर पड़ता है और नेगेटिव असर भी हो सकता है। सो चाहिए तो ये था कि इस किस्म की कोई चीज़ सामने ना आती। ये वो चीज़ें हैं जो कि बुनियादी तौर पर डिस्कशन से सॉर्ट आउट की जा सकती है, मुलाकातों में इसके बारे में लाएअमल वज़ा किया जा सकता है और चीज़ें लोगों के सामने लाई जा सकती है। आप दोस्त कह रहे हैं ज़ाहिर है इमेज पर फ़र्क पड़ता है जब डिबेट इस तरीके से होती है, मगर आपके इल्म में होगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर के इमेज के ऊपर भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। बात हो रही है कि आपके प्राइम मिनिस्टर को पब्लिकली स्नब किया गया है, उनके डायरेक्टिव को मुस्तरद किया गया है। तो ये बात आपके इल्म में होगा, आपने कहा दोनों को नहीं करना चाहिए था। एग्जैक्टली हुकूमत को, सिविलियन हुकूमत को क्या नहीं करना चाहिए था? सिविल गवर्नमेंट की तरफ से भी अभी तक मैंने कहा कि मैं चूंकि यहाँ पर था नहीं, तो सिविल गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट हमारे सामने सही तौर पर आया नहीं है। एक नोटिफिकेशन जिसकी बात की जा रही है, चौधरी निसार साहब रिकॉर्ड पे उन्होंने ये कहा कि नोटिफिकेशन तो हुआ ही नहीं है। चौधरी निसार साहब ने यह भी कहा हुआ है कि जो कुछ जो फैसला हुआ है उस फैसले के ऊपर एग्रीमेंट थी, यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन थी। अब जब तक इन चीज़ों के बारे में मुझे सही बात पता नहीं चलेगा, तो मेरा ये कहना कि उन्होंने क्या कहा और किस बात के ऊपर रिएक्शन आया और ये ट्वीट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये ज़रा मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा है। तो मुमकिन है कल जब मेरी मुलाकात होगी और बातचीत करूँगा कंसर्न लोगों से, मैं बेहतर ओपिनियन दे सकूँगा। वॉश जनरल कादिर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि कल तक वाज़ेह होगी, मगर वो खुद कह रहे हैं जब निसार साहब ने कह दिया कि नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से उम्मीद करते हैं कि जाके पूछेंगे कि जब नोटिफिकेशन हुआ नहीं था तो फिर जो डायरेक्टिव वज़ीर आज़म हाउस से आया, जो कि मिनिस्ट्री को जाना था, खुद निसार साहब कह रहे हैं वो मीडिया पर क्यों आया, क्यों उसको पब्लिक किया गया है। और अगर मीडिया पर आने से पहले क्या फ़ौज को बाकायदा तौर पर एतमाद में लिया गया था कि क्या मामला है, क्या पैरा है, लिया गया था, तो फिर ISPR ने ट्वीट कैसे कर दिया, वज़ीर आज़म के डायरेक्टिव को मुस्तरद कैसे कर दिया। ये सारे सवालात अभी तक अपनी जगह पर हैं। रिपोर्ट पब्लिक होगी, आवाम के सामने आएगी, तो सवालात के जवाब भी होंगे, वरना कयास सराइयाँ वैसे ही चलती रहेंगी। 2-2, 3-3 साल बाद इशू उठ के वैसे ही आते रहेंगे, जैसा कि एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट के हवाले से आते रहते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, बड़ी खबरों पर बात करेंगे। अजब सूरत हाल है कि सिक्योरिटी एजेंसियां वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार को दहशतगर्दी के खतरे से आगाह कर रही हैं और उन्हें किसी तकरीब में शिरकत ना करने का कह रही हैं, और चौधरी निसार उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं, उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आज यौम मई पर चौधरी निसार को वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मजदूरों से खिताब करना था, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दहशतगर्दी का खतरा जाहिर किया और चौधरी निसार और दीगर वज़रा को तकरीब में शिरकत से मना किया। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला ने इन खदशात को ना सिर्फ मुस्तरद किया, बल्कि सिक्योरिटी एजेंसियों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया कि एजेंसियां पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसे हसास इदारे को महफूज नहीं कर सकती, तो ये इनकी अपनी कारकर्दगी और सलाहियत पर सवालिया निशान हो सकता है। इस बयान के बाद भी चौधरी निसार बस नहीं हुए और आज जब वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पहुंचे तो अपनी बात दोहराई। मैं गुज़श्ता चंद दिनों से इस्लामाबाद से बाहर था, तो मुझे मालूम नहीं कि यहाँ क्या खिचड़ी पकती रही। मुझे आज सुबह उसका इल्म हुआ और मुझे रिपोर्टें आई कि यहाँ तो खुदा ना खास्ता कोई कल रात को 2 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, कोई खुदकुश जैकटें पकड़ी गई हैं और आज सख्त खतरा है इस इज्तिमा पर खुदा ना खास्ता खुदकुश हमलों का। मैंने उस पर जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इस हसास इलाके को महफूज नहीं कर रख सकती, तो फिर उनकी कारकर्दगी पे बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। वाकईट वो हसास इलाका है जहाँ गुज़िश्ता 2.5 सालों में कई खुफिया ऑपरेशंस हो चुके हैं और हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये खुफिया ऑपरेशन पंजाब में रेंजर्स के ऑपरेशन की बुनियाद बने थे। जब ये मामला हमने अपने प्रोग्राम में उठाया तो इसको मुख्तलिफ सेनेटर्स ने सेनेट में भी उठाया, नेशनल असेंबली में भी इसकी गूंज हुई, मगर फिर मामला कहाँ गया। इन खुफिया ऑपरेशंस में
कई अहम दहशतगर्द मारे गए, कई गिरफ्तार भी हुए। दिसंबर 2014 में पाक फौज ने रावलपिंडी के हसास इलाके से जमातुल अहरार पंजाब का कमांडर मतीउल्लाह उर्फ कमांडो गिरफ्तार किया। मुलजिम के इंकिशाफात पर मजीद कई गिरफ्तारियां की गई और 2 साल में कई बड़े बड़े दहशतगर्द पकड़े गए, जिन्होंने सनसनीखेज इंकिशाफात भी किए। जराए के मुताबिक दहशतगर्द कमांडर मतीउल्लाह के इंकिशाफात के बाद पाक फौज ने खुफिया ऑपरेशन खुरासान शुरू किया और फिर रावलपिंडी के हसास इलाके से 14 मजीद दहशतगर्द पकड़े गए। ये तमाम दहशतगर्द जमातुल अहरार के कमांडर अब्दुल वली उर्फ उमर खालिद खुरासानी से बराह रास्त राब्ते में थे और उसकी हिदायत पर रावलपिंडी में इस्लामाबाद, चकवाल, रावलपिंडी, अटक और वाह कैंट में अपना नेटवर्क चला रहे थे। फॉक्स हंट के नाम से ऑपरेशन किया गया नवंबर 2016 में। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो वाह कैंट में किया गया है। उस ऑपरेशन में एक अफगान शख्स 12 साल पहले पाकिस्तान आया था। उसने हाजी शाह एक गांव है हादरू तहसील डिस्ट्रिक्ट अटक में, वहां पर आकर उसने एक मस्जिद में इमामत शुरू की, साथ साथ अटक में एक इंग्लिश एकेडमी खोली और 5 साल तक वो वहाँ पर अपना नेटवर्क बनाता रहा। और कुछ अरसे बाद उसने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के एक ऑफिशियल की बेटी से शादी कर ली और इस सिलसिले में सारा वो नेटवर्क यहीं से बैठकर अफगान तालिबान और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से और जमातुल अहरार के लोगों से राब्ते में था। जब मिलिट्री को इसका पता चला तो उन्होंने फॉक्स हंट के नाम से ये ऑपरेशन किया, उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। इस हसास इलाके में खुफिया ऑपरेशन के बाद अब भी सिक्योरिटी एजेंसियां रिपोर्ट दे रही हैं कि दहशतगर्द हमला कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन के बावजूद दहशतगर्द क्या अब भी इस इलाके में मौजूद है? क्या सूरत हाल है, पूछते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी जाहिद गिशकोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, 10 मार्च को ये सारी की सारी सूरत हाल हमने अवाम के सामने रखी थी, इस इलाके का भी बताया था, फिर आपने उस ऑपरेशन की डिटेल्स भी बताई थी। क्या ताज़ा तरीन मालूमात हैं कि जो इंसार साहब को बताई गई और वो खासे बरहम दिखाई दिए एजेंसियों के ऊपर? शाहजेब, देखें, इस मामले पर हमने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की है। ये एक खुफिया ऑपरेशन, इसके अलावा 10 खुफिया ऑपरेशन किए गए हैं गुज़श्ता 2.5 साल में इन एरियाज़ में जिनका आप बता रहे हैं। इसमें एक नया इंकशाफ ये आया है कि ऑपरेशन खान किया गया था। ऑपरेशन खान ये वो ऑपरेशन है जिसमें कर्नल शुजा खानज़ादा पर जो सुसाइड अटैक हुआ था, इसमें 2 मुश्तबा दहशतगर्दों को पाक फ़ौज ने गिरफ़्तार किया है। उसमें एक जो मुश्तबा दहशतगर्द है वो उसका नाम आसिफ महमूद बताया जाता है और वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस वाह फैक्ट्रीज़ का मुलाजिम बताया जाता है। इसके अलावा मोहम्मद इरफान को भी गिरफ़्तार किया गया था। इसके अलावा और ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन एनेक्सिस किया गया ये रावलपिंडी के इलाके में, साथ साथ अटक में। इसके अलावा ऑपरेशन मिर्ज़ा है और हमें ये बताया जाता है कि ऑपरेशन लैंसर है। तो ये कुल मिला के 10 खुफिया ऑपरेशन किए गए हैं अटक में, हज़रों में, चकवाल में, रावलपिंडी में। यही एक वजह थी कि सारे इन दहशतगर्दों का जो नेटवर्क था, या तो यहाँ एक रावलपिंडी का इलाका है जहाँ पर ऑपरेशन एक तो वाह कैंट किया गया था, यहाँ पर ऑपरेशन खुरासान किया गया। इस सारे का नेटवर्क वाह कैंट से जुड़ता है क्योंकि वहाँ पर 3 सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हैं। उनका मकसद इनको टारगेट करना था और सबसे अहम बात यह है कि 2 अहम ऑपरेशन खान और ऑपरेशन फॉक्स हंट, इनमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के 2 मुलाजिम मुश्तबा तौर पर मुलव्वस हैं। तो यही एक वजह है, यहीं से ताने बाने मिलते हैं। जो आज थ्रेट दी गई, ये बताया गया कि वहाँ पर 3 मिनिस्टर जा रहे हैं, उनको एक ख़तरा हो सकता है। और ये हमें ये भी बताया जाता है कि जो कोर कमांडर मीटिंग्स हुई थी रिसेंट, उनमें ये बात बताई गई है। वहाँ से कुछ सोर्सेज हमें बताते हैं कि यही एक वजह है कि पंजाब में रेंजर का ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। बहुत शुक्रिया गिशकोरी, बता रहे थे कि यही वजह है और हमको 10 मार्च को भी बताई थी। ये जो पूरा नेटवर्क पकड़ा गया वो वजह बना कि पंजाब में रेंजर्स का ऑपरेशन भी शुरू हुआ। एक तरफ ये सूरत हाल है, लेकिन दूसरी जानिब चौधरी निसार जो सिविल हुकूमत और फ़ौज के दरमियान एक पुल का तासुर रखते हैं और जब भी कोई मसला होता है तो चौधरी निसार और शहबाज शरीफ अस्करी क़यादत से मुलाकातें करते दिखाई देते हैं। पिछले 4 सालों में ये होता रहा, लेकिन अब वही चौधरी निसार कुछ दिनों के वक्फे से सिक्योरिटी एजेंसियों और अस्करी तर्जुमान पर तनकीद कर चुके हैं। 3 दफ़ा ये तनकीद कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने 16 मार्च को
डॉन लीक्स की तहकीकात करने वाली इंक्वायरी कमेटी के अरकान में अदम इत्तफाक का जिक्र किया और इस रिपोर्ट की ताखीर की वजह बताई। जब DGISPR ने कुछ अलग बात की कि नहीं जी इत्तफाक की कोई बात नहीं थी, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि DGISPR के इल्म में नहीं होगा, क्योंकि वो उस वक्त DGISPR नहीं थे, मगर यही हुआ था। फिर जब DGISPR की तरफ से मुस्तरद किया गया वज़ीर आज़म के डायरेक्टिव को पाक फौज की तरफ से, ये ट्वीट DGISPR ने किया तो भी ज़हर कातिल कहा उन्होंने, ये कि ट्वीट के ज़रिए बात करने को और सख्त भेजा। और आज एजेंसियों के हवाले से तो 3 दफ़ा मुसलसल गुज़िश्ता 1 से 1.5 माह में चौधरी साहब जो पुल का किरदार अदा करते थे, सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। बाकी सारे वज़रा इस वक्त खामोश नज़र आते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पाक भारत तनाज़े को हल करने के लिए आलमी ताकतें ही नहीं, दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान और भारत पर जोर दे रहे हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ने दौरा भारत में जोर दिया है कि भारत और पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करें, क्योंकि दुनिया में अमन बातचीत से ही मुमकिन है। तैयब एर्दोआन ने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही तुर्की के दोस्त हैं और उन्हें मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने पेशकश की कि ज़रूरी हुआ तो तुर्की इस मामले में शामिल हो सकता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात बातचीत के जरिए तय करने के लिए बातें हो रही हैं और ये तैयब एर्दोआन ही नहीं बल्कि गुज़िश्ता हफ्ते मारूफ भारतीय सनतकार सजन जिंदाल पाकिस्तान आए तो उस वक्त भी ये अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि वो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए दोनों को करीब लाने के मिशन पर आए थे। और ज़ाहिर है उसकी फिर ख़ुद तरदीद वज़ीर आज़म की शहज़ादी की तरफ से कर दी गई, फिर वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से कर दी गई, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से कर दी गई कि नहीं ज़ाती दोस्त हैं, ज़ाती मुलाकात के लिए आए थे। इसके अलावा जून में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम इजलास में वो मोदी नवाज मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, ये बात भी सामने आई। इससे कुछ दिन पहले 17 अप्रैल को रोज़नामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर शाया हुई थी, जिसके मुताबिक पाक भारत वज़ीर आज़म की मुलाकात को खारिज से इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दोनों कायदीन जून में ताजिकिस्तान में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे, जहाँ नवाज मोदी मुलाकात का अन भी है। खबर यह भी कह रही थी कि दुनिया के 62 ममालिक दोनों ममालिक को बातचीत पर आमादा करने की कोशिश करेंगे ताकि बढ़ती हुई टेंशन को कम किया जाए। और उससे पहले अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया, नई ट्रम्प इंतजामिया की तरफ से, कि दोनों ममालिक को अपने मामलात बेहतर करने चाहिए। पाकिस्तान ने यही कहा कि कोई भी किरदार अदा करे, हम चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों। भारत की तरफ से फिर वही रवैया सामने आया और ये एक पॉजिटिव बात है। ज़ाहिर है जब ताल्लुकात निचली तरीन सतह पर हों उसी वक्त मुज़ाकरात ना करना, दूर भागना और ज़्यादा ताल्लुकात को बुरा बनाने का बाइस बनता है। तो ये एर्दोआन भी कह रहे हैं, दोस्त ममालिक भी कह रहे हैं, इंटरनेशनल पावर्स भी यही बात करते नजर आते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इमरान खान के उस दावे की जो अब तक खबरों की जीनत बना हुआ है। 10 अरब रुपए की ऑफर किसने की थी? इमरान खान साहब नाम बताने को तैयार नहीं। ये कह रहे हैं कि अगर मैंने नाम बता दिया तो उस शख्स के लिए मसला हो जाएगा। इमरान खान उस शख्स का नाम जबान पर नहीं ला रहे, कहते हैं कि वो फंस जाएगा, उसे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाएगा। अब हैरत है, एक तरफ दावा ये कि शरीफ बरादरान की तरफ से एक शख्स को पैगाम के देकर भेजा गया कि 10 अरब रुपए से बोली शुरू करो और फिर मामलात आगे बढ़ाओ। वो शख्स शरीफ खानदान के भी करीब, वो शख्स इमरान खान के भी करीब। उस शख्स ने बताया नहीं इमरान खान को और उसके बाद फाइनली 2 हफ्ते पहले बताया। तो इमरान खान कह रहे हैं कि अगर उसका नाम मैंने बताया तो वो शख्स मुश्किल में पड़ जाएगा और शरीफ खानदान उससे बदला लेगा। अब मसला यह है कि अगर शरीफ बरादरान ने इस शख्स को भेजा था तो क्या वो जानते नहीं होंगे कि किसके जरिए पैगाम भेजा गया जिसका इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं? अगर शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज ने पैगाम भेजा है, एक शख्स के जरिए भेजा है, तो क्या वो इस बात से नावाकिफ होंगे कि उन्होंने पैगाम किस शख्स के जरिए भेजा है? फिर खालिद साहब को नाम बताने में कबाहत किया है, क्योंकि शरीफ खानदान को तो पहले ही पता है अगर उन्होंने बदला लेना है तो वो वैसे भी ले लेंगे। अवाम के सामने नाम लाने में क्या हर्ज है? क्योंकि अवाम को पता चले तो शायद उससे बदला फिर कम लिया जाए, पब्लिकली पता चल जाए। खान साहब उसका नाम ना लेके शरीफ खानदान से छुपा रहे हैं या अवाम से छुपा रहे हैं, ये खान साहब खुद बेहतर जानते होंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।